हाय एवरीवन, इस वीडियो से हम लोग नीट के पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स के पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद में रोटेशनल डायनामिक्स के जितने भी पीवाईक्यूज है हम लोग आगे आने वाले लेक्चर सारे टॉपिक से रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है इसमें हम लोग सेंट्रोमास वाला जो टॉपिक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल डायनेमिक्स वाले चैप्टर में उसमें सेंट्रोमास के जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर 1 होने वाला है। एंड यहाँ पे हम एक तरीके से एग्जाम में किस तरीके से आप लोगों को अप्रोच रखनी चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एंड आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो हम पहले ऐसे समझो कि नीट के एग्जाम से पहले, नीट का एग्जाम जो 2013 में स्टार्ट हुआ था ना, उससे पहले AIPMT के एग्जाम हुआ करते थे। हम लोग उसके भी पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो AIPMT के जो पीवाईक्यू है ना उसको नीट के पीवाईक्यू ही आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ ए रिजिड रोड ऑफ लेंथ 10 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास में एक मास तो ये हो जाएगा, इसको मैंने बोल दिया M1 इज इक्वल टू 10 kg। एंड इससे आना 10 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है, इससे 10 मीटर डिस्टेंस पे डी डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, 10 मीटर। यहाँ पे हमारे पास में एक और मास है जो M2 है और वो कितना है, 20 kg का मास है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रो मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 kg मास, मतलब इस 10 kg से कहीं पे सेंट्रो मास लाइक कर रहा है ना, उसको उसकी पोजीशन हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के मैं आप लोगों को दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका जहां पे मैं एक्चुअल में आप लोगों को सोल्व करके बताऊंगा, एंड दूसरा तरीका ऐसा है जिसमें आप लोग अपना जनरल ऑब्जर्वेशन, अपनी कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो बिना पेन चलाए। मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग मेथड 1 में देखेंगे, जहां पे हम लोग जो मैथमेटिकल अप्रोच है उसके हिसाब से, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको एलिमिनेशन वाला तरीका बताऊंगा जिसमें आप है ना विद इन 20 सेकेंड 30 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दो पार्टिकल है हमारे पास में। तो जैसे मान लेते हैं कि इस सेंट्रोमास यहाँ पे कहीं पे है एंड सेंट्रोमास की जो डिस्टेंस है वो x डिस्टेंस है। कहां से x डिस्टेंस है, M1 मास से। एंड यहाँ पे सेंट्रोमास लाइक कर रहा है, तो हमें सेंट्रोमास की पोजीशन बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है। ये वाला जो नोट है ना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। जैसे मान लो कि हमारे पास में एक M1 मास है एंड इससे कुछ d डिस्टेंस पे हमारे पास में M2 मास है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे मान लेते हैं कि सेंट्रो मास की पोजीशन पता लगाने, तो ये यहाँ पे सेंट्रो मास है। तो M1 से सेंट्रो मास मान लेते हैं कि R1 डिस्टेंस पे है एंड M2 से सेंट्रो मास कितने डिस्टेंस पे मान लेते हैं, R2 डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे आना आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या याद रखना है कि अगर R1 आप लोगों को निकालना है, मतलब M1 से सेंट्रो मास कितने डिस्टेंस पे है, R1 पे। अगर ये R1 लिखना तो आपको क्या करना है कि M1 के लिए लिख रहे हो तो इसके सामने वाला मास कितना है, M2 इंटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, अगर आपको M2 से डिस्टेंस लिखनी है R2, R2 क्या है, सेंट्रोमास की पोजीशन है M2 से, तो ये कितना आ जाएगा, M2 के सामने वाला मास M1 इंटू इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया ना, ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एंड अगर ये चीज आप लोगों को पता है ना, तो आप लोगों को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, वहां पे भी ये चीज काम में आने वाली है। तो ये रिजल्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये दोनों ही रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे सिंपली x निकालना है ना, तो देखो इसको M1 ट्रीट करेंगे, इसको M2 ट्रीट करेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर है यहाँ पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, x क्या है, सेंट्रोमास की पोजीशन है, कहां से, M1 से सेंट्रोमास की पोजीशन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके सामने वाला मास M2, इनके बीच की डिस्टेंस D डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो x इज इक्वल टू M2 कितना है, 20 इंटू D कितना है यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20। तो ये कितना आ जाएगा, 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 30। तो ये कितना आ जाएगा, 20/3 मीटर। एंड यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी जो है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक, हमने कैलकुलेशन करके देखी है। अब कॉमन सेंस लगाते हैं। ठीक है, अब कौन सा सेंस लगाते हैं हम लोग, कॉमन सेंस। ठीक है, एंड मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि फिजिक्स में जितना काम कॉमन सेंस का होता है ना, उतना और किसी का नहीं होता। कॉमन सेंस एंड डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन जो होते हैं ना, फिजिक्स में बहुत हेल्प करते हैं आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखो, हमने बोला कि एक हमारा ये जो मास है, ये M1, ये कितना है, 10 kg। ठीक है, इससे
अगर हम लोग यहाँ पे चले जाएं, ठीक है, थोड़ा दूर चले जाएं, d इज इक्वल टू 10 मीटर पे चले जाएं, तो ये m2 कितना है 20 kg। अब ध्यान से सुनो इसको कैसे अप्रोच करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, पहली बात, अगर m1 और m2 दोनों सेम होते तो सेंट्रोमास एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होता। मिड पॉइंट पे होने का मतलब m1 से कितनी डिस्टेंस आती 5, लेकिन दोनों मास सेम नहीं है तो 5 तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि सेंट्रोमास जो हेवी बॉडी होता है ना उसकी तरफ होता है। सेंट्रोमास किसकी तरफ होता है, हेवी बॉडी। मतलब सेंटर ऑफ मास अगर मैं यहां पे इस पॉइंट को अगर मैं मिड पॉइंट बोल दूं, यहां पे इसको अगर मैंने मिड पॉइंट बोल दिया तो सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं पे होगा। मतलब m1 से जो डिस्टेंस होगी सेंटर ऑफ मास की, वो डिस्टेंस जो है x वो ग्रेटर देन तो 5 मीटर होगी। ये कंफर्म हो गया, ग्रेटर देन क्या होगी 5 मीटर। तो देखो ये 10 मीटर तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली तो 5 से कम है, ग्रेटर देन 5 मीटर होनी चाहिए ना, तो ये तो 5 से कम है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास में क्या बचा, एक ही ऑप्शन बचा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो बिना पेन चलाए एग्जाम के अंदर, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके। ठीक है, तो एग्जाम में देखो मैं नहीं बोलता आप लोगों को कि ये वाली चीज मत समझो, क्योंकि ये वाली चीज जब होगी ना तभी ये एनालिसिस कर पाओगे आप लोग। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो जरूरी है, लेकिन एग्जाम में आप जब तक अगर कर पा रहे हो ना, तो आप लोग एलिमिनेशन वाला मेथड जो है ना उसको यूज करो, क्योंकि एलिमिनेशन वाला मेथड यूज करके आप बहुत ज्यादा टाइम बचा सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलो अभी सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, टू पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg ऑफ रेस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ ए रिजिड रोड। तो यहाँ पे एक रिजिड रोड है जिसका कोई मास नहीं है, एंड इसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है 1 मीटर यहाँ पे दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। एक मास 5 kg है, एक मास 10 kg है, मैंने इसको m1 मान लिया, मैंने इसको क्या मान लिया m2 मान लिया। द सेंट्रो मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 kg इज नियरली, यहां से सेंट्रो मास की पोजीशन बतानी है, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे हम लोग क्या मान लेंगे, यहां पे सेंट्रो मास की पोजीशन मान लेंगे, ये वाली पोजीशन। ठीक है, अब ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पहले किया है, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, एंड ये 2020 के अंदर पूछा गया, वो 2022 के अंदर पूछा गया था। तो यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको m1 से सेंट्रो मास की पोजीशन निकालनी है तो आपको लिखना है x, फिर क्या लिखना है m1 से अगर निकालनी है तो सामने लिखना है m2, एंड इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो x इज इक्वल टू m2 कितना है 10 इंटू d कितना है 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 प्लस 5 दैट इज 10 बाई 15, एंड ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2/3 मीटर आएगा। ये किसमें आएगा, मीटर में, लेकिन आंसर यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या इसको लिख सकता हूँ 2/3 इंटू 100, एंड ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो 200/3 एंड ऑलमोस्ट इक्वल टू 66.67 सेंटीमीटर, एंड इसका नियरेस्ट आंसर कितना है यहाँ पे 67 सेंटीमीटर। ओके, अब आप पूछोगे कि सर एलिमिनेशन वाला मेथड कर सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे एलिमिनेशन वाला मेथड में आप लोग दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। पहली बात तो ये जो x है ना, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बात करी थी, x ये मास कम है, ये मास ज्यादा है, तो x जो होगा ना, वो जो पोजीशन होगी सेंट्रो मास वो हेवी मास के पास में ज्यादा होगी, तो x जो है वो ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर होगा, ये तो कंफर्म हो गया। ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर हमारे, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे इन दो में से अगर आप एलिमिनेशन वाले मेथड में जाते हो तो यहाँ पे 50-50% चांस हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इनमें से आप लोगों को चूज करना है कि कौन सा सही होगा, क्योंकि ये दोनों ही किससे बड़े हैं, 50 सेंटीमीटर से बड़े हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 masses are placed on x axis 300 ग्राम at origin, 500 ग्राम at x is equal to 40 centimeter and 400 ग्राम at x is equal to 70 centimeter, the distance of the centromass from the origin। हमें यहाँ पे origin से centromass की distance बतानी है। ठीक है, कि centromass किस distance पे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे, तो ये मान लेते हैं ये है y एक्सिस एंड ये हमने मान लिया x एक्सिस। तो यहाँ पे रखा हुआ है कौन, इस वाले पॉइंट पे रखा हुआ है, इसको m1 मास में बोल देता हूं, एंड m1 की वैल्यू है यहाँ पे कितनी 300 ग्राम, m2 की वैल्यू है यहाँ पे 500 ग्राम, एंड m3 की वैल्यू है यहाँ पे 400 ग्राम, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एंड ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0। फिर उसके बाद में सेकंड जो मास है ना वो रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा m2, एंड फिर लास्ट वाला जो मास है m3
वो रखा हुआ है यहाँ पे, एंड ये कितना है 70 सेंटीमीटर। तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 40,0, एंड ये वाली डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 70,0। ठीक है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एंड हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर में लेंगे क्योंकि यहाँ हमारा आंसर भी किसमें है, सेंटीमीटर में। तो अब देखो हमें सेंट्रोमास की पोजीशन निकालनी है, तो मान लेते हैं कि सेंट्रोमास कहीं पे यहाँ पे मान लेते हैं कि सेंट्रोमास XCM डिस्टेंस पे यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। एंड XCM का जो फॉर्मूला होता है बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला है यहाँ पे, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 यहाँ पे हो जाएगा। अगर यही मासेस y एक्सिस के अलोंग रखे होते तो हम लोग लिखते YCM इज इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अब सिंपल यहाँ पे देखो x1 की वैल्यू कितनी है 0, x2 की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर, x3 की वैल्यू कितनी है 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे XCM इज इक्वल टू m1। देखो अब यहाँ पे हम, तुम्हारी मर्जी, आप लोग चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, इनको मासेस को ग्राम में भी रख सकते हो, इन मासेस को आप किस में रख सकते हो, केजी में भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ग्राम में रख रहा हूँ, तो 300 इंटू x1 कितना है 0 प्लस 500 इंटू 40 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 400 इंटू 70 डिवाइडेड बाई यहाँ पे इनका टोटल कितना हो जाएगा 1200। अरे ये कितना हो गया 900 प्लस 300 कितना हो गया 1200। अब ध्यान से देखो ये वाली टर्म तो हो गई 0, यहाँ पे क्या मैं 100 कॉमन लेके ऊपर नीचे कट कर सकता हूँ। अगर मैं 100 कॉमन लेके ऊपर नीचे कट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 5 इंटू 40 प्लस 4 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 12, एंड ये कितना हो जाएगा 200 प्लस ये कितना हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 12। तो XCM इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 12, एंड दैट इज 40 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg हैव पोजीशन वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड -3i कैप -2j कैप प्लस k कैप रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास में m1 मास है जो कितना दिया हुआ है 1 kg दिया हुआ है, m2 मास है कितना दिया हुआ है 3 kg दिया हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पे R1 वेक्टर मतलब इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड R2 वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर मतलब जहां पे ये पार्टिकल रखा हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है -3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। एंड हमें इस जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है इसकी हेल्प से RCM वेक्टर हमें निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। आपको RCM वेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि यहाँ पे RCM वेक्टर इज इक्वल टू होता है m1 R1 वेक्टर प्लस m2 R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई आ जाएगा यहाँ पे m1 प्लस m2। तो यहाँ पे RCM वेक्टर इज इक्वल टू m1 कितना है 1, R1 वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस m2 कितना है 3, एंड R2 वेक्टर कितना है -3i कैप -2j कैप प्लस k कैप, एंड डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, क्योंकि 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। RCM वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा -9i कैप -6j कैप एंड यहाँ पे प्लस 3k कैप, एंड डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4। तो RCM वेक्टर इज इक्वल टू i कितना हो जाएगा यहाँ पे -8i कैप, फिर उसके बाद में j कितना हो जाएगा -4j कैप, एंड k कितना हो जाएगा +4k कैप डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4, एंड 4 से डिवाइड करेंगे तो -2i कैप -j कैप एंड प्लस k कैप, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से इजीली आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स m1 एंड m2 if the particle of mass m1 is pushed towards center of mass of particles through a distance d, by what distance would be the particle of mass m2 move so as to keep center of mass of the particle at original position। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं कि इस क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है। क्योंकि देखो फिजिक्स के अंदर अगर आपने जो डायग्राम जो होता है ना, डायग्राम
किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में अगर आपने डायग्राम सही बना दिया ना तो 50% प्रॉब्लम तो आपने वहीं पे सोल्व कर दी। इस चीज को आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे मान लेते हैं कि इस वाले पॉइंट पे मेरे पास एक m1 मास है, ठीक है। यहां से कुछ डिस्टेंस पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे m2 मास रखा हुआ है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे कहीं पे हम लोग क्या मान लेते हैं, सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर जैसे मान लेते हैं कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है यहाँ पे d, दोनों मास के बीच की डिस्टेंस को हमने d मान लिया। चलो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस m1 को ना थोड़ा सा इधर खिसका दिया गया, कितना खिसकाया गया, d। तो अब इसको और इस वाली पोजीशन से d इधर खिसकाएंगे तो m1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये m1 की न्यू पोजीशन हो जाएगी। बट क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये कहीं नहीं जाता है, सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे रहता है। ये लाइन दिख रही है आप लोगों को। तो अब देखो m1 तो यहाँ पे आ गया, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा। ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन रहने वाली है। तो अगर सेंटर ऑफ मास को हमने m1 को खिसकाया d, सेंटर ऑफ मास को यहीं पे रखना है, तो ऑब्वियसली हमें m2 को कुछ तो खिसकाना पड़ेगा ना इधर। तो मान लेते हैं कि m2 को हमने कितना खिसकाया, x। तो यहाँ पे कहीं पे क्या आ गया, m2, यहाँ पे कहीं पे m2 आ गया, ठीक है। कितना खिसकाया हमने, x खिसकाया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि m1 का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, m1 का डिस्प्लेसमेंट हम लोग r1 मान लेते हैं। r1 को क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1, एंड डेल्टा r2 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2, एंड डेल्टा rcm यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा rcm कितना है, 0, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है। डेल्टा r1 कितना दिया हुआ है, d, एंड हमें यहाँ पे डेल्टा r2 निकालना है कि डेल्टा r2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा कि rcm इज इक्वल टू होता है m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये होता है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन कर दूं तो हमारे पास में कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा, चेंज इन पोजीशन। अगर चेंज इन पोजीशन निकाल दूं तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 डेल्टा r1 is the change in position or displacement of m1 and m2 into delta r2, this is delta r2 is change in position or displacement of m2 divided by m1 plus m2, एंड ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0। क्यों ये 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेंटर ऑफ मास अपनी इनिशियल पोजीशन पे है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 0 में चला जाएगा, तो m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0। m1 डेल्टा r1 कितना है, d, प्लस m2 इंटू डेल्टा r2, तो इसको एंड ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। एंड इसको फर्दर अगर हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा r2 इज इक्वल टू माइनस m1 बाई m2 इंटू d, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब आप बोलोगे कि इस ऑप्शन के अंदर नेगेटिव साइन तो है नहीं, ऑप्शन के अंदर डिस्टेंस पूछी है, एंड डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे ये बता रहा है कि ये वाला जो है ना m2, इसको इधर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, इस चीज को यहाँ पे नेगेटिव साइन बता रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें कि डिस्टेंस क्या होगी, तो वो तो क्या होगी, डेल्टा r2 इज इक्वल टू m1 बाई m2 इंटू d, ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 3 identical metal balls each of radius r are placed touching each other on horizontal surface, इसका मतलब horizontal है, such that an equilateral triangle is formed when centers of 3 balls are joined, the center of mass of the system is located at, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है कि एक ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस मानिए, जैसे आप लोग इस बोर्ड को, जो आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है ना, उसको मान सकते हो। अब यहाँ पे 3 आइडेंटिकल बॉल आपको इमेजिन करनी है ताकि उनके सेंटर्स को मिलाया जाए तो एक रेक्टेंगुलर ट्राइंगल बनना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप कुछ इस तरीके से बॉल मानते हैं, जैसे मान लो आप लोगों ने ऐसे मान लिया, तो इनके सेंटर्स को मिलाओगे ना तो एक यहाँ पे क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। बट यहाँ पे रेक्टेंगुलर ट्राइंगल यहाँ पे नहीं बनेगा। तो बेसिकली ये बॉल किस तरीके से रखी होगी, सबसे पहले आपको ये चीज समझने की जरूरत है। देखो अगर ट्राइंगल बनाना है तो एक काम करो, आप लोग ऐसे एक ट्राइंगल बना के देखो, एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से बॉल रखी हुई है, कुछ इस तरीके से, समझ में आ रहा है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बॉल रखी हुई है कि अगर इनके सेंटर्स को यहाँ पे इस तरीके से ऐसे मिलाया जाए, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छे से डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स हमारे पास में है, एंड हर की रेडियस कितनी है यहाँ पे r।
तो इनके सेंटर्स को अगर देखो यहाँ पे सेंटर्स को अगर हम लोग माने एंड इनको आपस में कुछ इस तरीके से मिलाएं हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे इनके सेंटर्स को मिला दें तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है कुछ इस तरीके से एंड इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है ना वो कितनी है 2r साइड है ईच साइड कितनी है 2r क्योंकि यहाँ पे ये वाले देखो ये वाले डिस्टेंस r है एंड ये वाली डिस्टेंस भी कितनी r r क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ दिस मेटल स्फीयर और यू कैन कॉल इट बॉल अब यहाँ पे देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो यहाँ पे बन गया लेकिन आप लोगों को समझने की ये जरूरत है कि ये बॉल का पूरा मास हम लोग इसके सेंटर पे मान सकते हैं इस वाली बॉल का पूरा मास सेंटर पे मान सकते हैं एंड इस वाली बॉल का पूरा मास सेंटर पे मान सकते हैं हम मान लेते हैं कि इस बॉल का मास कितना है m इसका मास m है एंड इसका भी मास कितना है m तो हम लोग क्या मान सकते हैं यहाँ पे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कोनों पे यहाँ पे m मास यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखा हुआ है एंड जब इस तरीके से ट्रायंगल हमें दिया हुआ होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास होता है ना वो सेंटर ऑफ मास जो होता है सेंट्रोइड पे होता है एंड सेंट्रोइड क्या होता है सेंट्रोइड जो होता है ना वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है किसका मीडियंस का तो मीडियन क्या होती है कि अगर मैं यहां से इस वर्टेक्स से यहाँ पे इसके मिड पॉइंट को मिला दूं इसके मिड पॉइंट को इस तरीके से मिला दूं एंड इसके मिड पॉइंट को मिला दूं तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये वाला पॉइंट यहाँ पे है सेंट्रोइड एंड ये सेंट्रोइड किसको रिप्रेजेंट करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सेंट्रोमास को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पे सेंट्रोइड पे हमारा सेंट्रोमास होगा एंड सेंट्रोइड क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा तो ये हमारे सामने सेंट्रोमास वाले टॉपिक से लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो आज तक अभी तक जो नीट का एग्जाम है उसके अंदर पूछा गया है तो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन 1997 वाले एआईपीएफटी के एग्जाम में पूछा गया था जिसको अभी हम लोग नीट का एग्जाम बोलते हैं तो इस क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट डिपेंड ऑन तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है RCM इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 n पार्टिकल्स के लिए प्लस mnrn डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस mn ठीक है तो पहली बात तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स देखो r1 r2 ये सब क्या पोजीशन ही तो है तो पोजीशंस पे तो डिपेंड करता है तो ये वाला इस क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग क्योंकि हमें वो फाइंड आउट करना है जिसमें डज नॉट डिपेंड ऑन अब उसके बाद में सेकंड ऑप्शन रिलेटिव डिस्टेंसेस बिटवीन द पार्टिकल्स तो एक पार्टिकल की जो पोजीशन है दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज हो रही है उस पे भी ये चीज क्या करती है डिपेंड करती है कौन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फिर उसके बाद में मासेस ऑफ पार्टिकल ऑब्वियसली मासेस ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये भी रॉन्ग हो गया ये भी रॉन्ग हो गया हमारा तो हमारा एक ऑप्शन क्या बच गया डी ऑप्शन बच गया फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अगर सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स रिजल्टेंट नेट फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता चलो अभी तक हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे फाइंड आउट करनी है उस टाइप के जितने भी पीवाईक्यू है वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जहां पे सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में बात करी गई है क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं टू पर्संस ऑफ मासेस 55 kg एंड 65 kg रेस्पेक्टिवली आर एट द अपोजिट एंड्स ऑफ ए बोट तो सबसे पहले यहाँ पे इसको आप एक बोट कंसिडर कर सकते हैं ये एक बोट है जहां पे मैंने टू पर्सन यहाँ पे रखे हैं ए एंड बी ए का मास हम लोग मान लेते हैं कितना है 55 kg एंड बी का मास कितना है 65 kg ठीक है अब यहाँ पे बोला है कि ये जो बोट है ना इसकी लेंथ यहाँ पे कितनी है 3 मीटर बोट की लेंथ है द 55 kg मैन अप वॉक्स अप टू 65 kg मैन एंड बोट का मास कितना दिया गया है यहाँ पे मास ऑफ बोट जो है वो यहाँ पे 100 kg दिया गया है एंड उसके बाद में क्या बोला गया द 55 kg मैन वॉक्स अप टू द 65 kg मैन एंड सिट्स विथ हिम तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है ये जो ए है ना ये ए यहाँ से चल के यहाँ पे आ रहा है एंड यहाँ पे बैठ जा रहा है फाइनली ठीक है अब उसके बाद में क्या बताना है कि हमें यहाँ पे इफ द बोट इज इन स्टिल वाटर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग बतानी है देखो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो आप लोगों को बोट दिख रही है ना इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे है एंड ए और बी का सेंटर ऑफ मास जो है ना वो बी की तरफ होगा मतलब जो हेवी बॉडी होती है ना उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है तो यहाँ पे अगर हम लोग सिस्टम की बात करें किसकी बात करें सिस्टम तो सिस्टम में यहाँ पे 3 पार्टिकल है ए है बी है एंड बोट है यहाँ पे सिस्टम में कितने पार्टिकल है 3 पार्टिकल है अगर इस पूरे सिस्टम की मैं बात करूं तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे होगा इस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ मास मान सकते हैं ठीक है अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन कुछ इस तरीके से बना दूं तो ये वाला पॉइंट है ना इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है पूरे सिस्टम का मतलब ए बी एंड बोट तीनों का मिला के यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है
ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग इस पूरे सिस्टम की बात करें तो पूरे सिस्टम के ऊपर यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या मेन बात लिख सकते हैं कि देयर इज एक्सटर्नल नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम। अगर सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो आप लोगों को ये पता होगा कि हम लोग यहाँ पे एफ एक्सटर्नल वेक्टर इज इक्वल टू मास एसीएम वेक्टर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है इसका मतलब सेंट्रो मास का एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो। एंड सेंट्रो मास का एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ सेंट्रो मास क्या हो गई, कांस्टेंट। एंड वेलोसिटी ऑफ सेंट्रो मास कांस्टेंट होने का मतलब है कि अगर सेंट्रो मास की इनिशियल वेलोसिटी एंड सेंट्रो मास की जो फाइनल वेलोसिटी है ये दोनों क्या होंगी, सेम होगी यहाँ पे। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। इनिशियली ए एंड बी एंड ये बोट सबके सब किस में है, रेस्ट में। अगर इनिशियली सिस्टम रेस्ट में है तो सेंटर ऑफ मास जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। एंड यहाँ पे सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उसका एक्सेलरेशन जीरो है एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। एंड यहाँ पे सिस्टम की जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास की यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी कितनी रहेगी, जीरो। एंड अगर सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास किसमें है, रेस्ट के अंदर है। एंड अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट के अंदर है तो there is no shift in the position of center of mass, there is no shift in the position of center of mass। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स सी एम कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो हमारा थर्ड यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले वो देखते हैं। ए मैन ऑफ 50 kg मास इज स्टैंडिंग इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस एट द हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द फ्लोर। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे ये हमारे पास ये एक फ्लोर है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है एंड इस पर्सन को मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है। एंड ये वाली हाइट जो है ना फ्लोर से कितना दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है। फिर द he throws a stone of 0.5 kg mass downward with a speed 2 meter per second. When the stone reaches the floor, the distance of the man above the floor will be okay। तो देखो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड अभी इसके हाथ में आना, ये स्टोन है, ये क्या है, एस। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आना, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखो ध्यान से समझना इसको। तो अब देखो मैन यहाँ पे है, स्टोन यहाँ पे है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे होगा। ग्रेविटी फ्री स्पेस है, इसका मतलब यहाँ पे जी की वैल्यू जीरो है, ग्रेविटी यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम नहीं कर सकता। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये वाला पर्सन स्टोन को नीचे की तरफ फेंकता है, ठीक है। इस स्टोन को नीचे की तरफ फेंकता है कुछ इस तरीके से, कितनी वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ स्टोन भी इसने दी है कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से फेंकता है। एंड स्टोन फाइनली कहां पे आ जाता है, यहाँ पे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टोन ग्राउंड पे आ गया, फ्लोर पे आ गया। तो स्टोन ने नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना किया, स्टोन का डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं वाई एस। अब क्या होगा कि जब ये पर्सन इसको नीचे की तरफ खींचेगा तो एक्शन रिएक्शन से ये पर्सन ऊपर की तरफ जाएगा कहीं यहाँ पे। एंड मान लेते हैं कि ये वाला ना वाई पर्सन है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है, वाई पर्सन। लेकिन अभी भी सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा। क्यों रहेगा अभी भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इनिशियली सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे इनिशियल सेंटर ऑफ मास है, लेकिन जब इसने पत्थर फेंक दिया नीचे की तरफ, अभी भी सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा। एंड ये खुद कुछ वाईपी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम। सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो अगर सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो। इसका मतलब वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहेगी, जीरो। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। एंड हम लोग इसी को क्या करते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। तो इसको ओरिजिन मानेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वाई सी एम इज इक्वल टू मास ऑफ पर्सन वाई ऑफ पर्सन प्लस मास ऑफ स्टोन वाई ऑफ स्टोन डिवाइडेड बाई मास ऑफ पर्सन मास ऑफ स्टोन। एंड ये कितना होगा, जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम पी वाई पी प्लस एम एस वाई एस दैट इज इक्वल टू जीरो। एम पी हमारे पास कितना है, मास ऑफ पर्सन 50 इंटू वाई पी हमें निकालना है, प्लस मास ऑफ स्टोन कितना है 1/2, 0.5 kg दे रखा ना, तो 1/2
इंटू वाई ऑफ स्टोन, स्टोन का ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है -10 इज इक्वल टू 0। मैंने -10 क्यों लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को क्या मान रहा हूँ, इस सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान रहा हूँ, तो नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे, ऊपर वाली डायरेक्शन क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, 50 yp इज इक्वल टू 5, yp इज इक्वल टू 5/50 एंड दैट इज इक्वल टू 1/10 एंड दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर। बट ये हमारा आंसर नहीं है। क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या दिया है, द डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर, मतलब हमें ये टोटल डिस्टेंस बतानी है, यहां से लेके ये टोटल डिस्टेंस बतानी है। तो ये डिस्टेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 10 प्लस ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 0.1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10.1 मीटर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स विच आर इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे दो पार्टिकल मान लेते हैं, ये m1 मान लेते हैं एंड इससे कुछ डिस्टेंस पे मान लेते हैं यहाँ पे m2 रखा हुआ है एंड ये डिस्टेंस कितनी है d है। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, इफ देयर स्पीड्स आर v एंड 2v एट एनी इंस्टेंट। तो सबसे पहली बात, इनके बीच में अट्रैक्शन है, इनके बीच में क्या है, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हो रहा है किसी भी वजह से। तो क्या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m1 0 है एंड क्या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m2 0 है, क्यों, क्योंकि क्या बोला है कि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है एंड ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा कि ये वाला इधर मूव करेगा, ये वाला इधर मूव करेगा, फिर कुछ टाइम आएगा जब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला यहाँ पे कहीं पे पहुंच जाएगा m1 एंड m2 यहाँ पे कहीं पे पहुंच जाएगा m2, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि जब ये m1 यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी v है एंड इसकी वेलोसिटी कितनी है 2v, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो सिस्टम के अंदर क्या है, सिस्टम के अंदर यहाँ पे दो पार्टिकल हैं, सिस्टम के अंदर यहाँ पे कितने पार्टिकल हैं, एक तो m1 है एंड एक क्या है m2, ये दोनों मिलके सिस्टम को बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ये वाला फोर्स कुछ भी मान लो, F मान लो, कि दोनों F फोर्स लगा के एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर इस सिस्टम के ऊपर देखो, जब मैं सिस्टम की बात करता हूं तो आप लोगों को इस बाउंड्री के अंदर ये जो मासेस दिख रहे हैं ना, इसको हम लोग सिस्टम मानते हैं। तो अगर मैं सिस्टम की बात करूं यहाँ पे, तो सिस्टम के ऊपर ऑन सिस्टम नेट फोर्स कितना है, 0 है ना, क्यों, क्योंकि ये वाला F तो इस वाले F को कैंसिल कर देगा, ये दोनों तो इंटरनल फोर्स हैं जो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना है 0 एंड जब सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 होता है तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होता है 0। हम लोग यहाँ पे कहीं पे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना हो गया 0 एंड जब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होता है उस केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। ओके, सेंटर ऑफ मास एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया है कि पार्टिकल जो सिस्टम इनिशियली कहां से स्टार्ट होता है, रेस्ट से स्टार्ट होता है। अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 एंड अगर सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी 0। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास है ना यहाँ पे किस में रहेगा, रेस्ट के अंदर, एंड अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रेस्ट में रहेगा तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 0, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इस वाली चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।